हाँ, तो बच्चों एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई है हमारे सामने और वो ये है कि इस कमरे में अब जगह नहीं है किताबों के लिए। कभी-कभी तो लगता है मेरे लिए भी जगह नहीं है। और ये जो बुक शेल्फ़ आपको मेरे पीछे दिख रही है दिस इज़ ओवरलोडेड। वज़न से टूट नहीं जाएगी पर इसके ऊपर फ्रैंकली अब चीज़ों को रखने की जगह नहीं है। कुछ समय पहले मैंने ये शेल्फ़ लगाया था और इसका पर्पस था मोस्टली डेकोरेटिव होना। ऊपर जो नारुतो लगा हुआ है उसको यहाँ पे होना चाहिए था, पर इवेंचुअली वहाँ इतनी ज़्यादा किताबें हो गई कि मुझे इस शेल्फ पर उन किताबों को एक्स्ट्रा किताबों को लोड करना पड़ा। और अब हालत ये है कि उस टेबल पर, इस टेबल पर, इस स्टूल पर और इस टेबल पर भी किताबों का ढेर है। सो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए और किताबों के लिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए अगले कमरे में एक नया शेल्फ लगा रहा हूँ मैं। ट्यूबलाइट खोलियो पड़ो आपको एक फोटो साइज कर लो। हाँ तो पता चलो। इस शेल्फ पर जो कि ग्लास से कवर्ड है, या तो 1000-2000 किताबें फिट हो जाएंगी या तो 8 छोटे छोटे बच्चे, जो मेरे पास नहीं है फॉर्चुनेटली। सो आई गेस कल मैं उस कमरे से कुछ किताबों को यहाँ लाकर रखने का काम करूँगा और मैं उन किताबों को लाऊंगा जिनका मैं रेगुलरली मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करूँगा। उस शेल्फ पर काफ़ी जगह बन जाएगी और जब जगह बन जाएगी तो मैं छोटी शेल्फ से भी कई किताबें लाकर उस शेल्फ पर रख पाऊंगा और छोटी शेल्फ पर वापस नारुतो और कुछ टॉयज़ के लिए जगह बन पाएगी। किताबों को शिफ्ट करने के महा मिशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हमारे पास रावणायन का डीलक्स एडिशन आ गया है। रावणायन एक कॉमिक बुक सीरीज है जिसको मैंने लिखा था 14 साल पहले, और 14 साल पहले इसका पहला इशू आया था और फिर कई और इशू आए और फिर वो इश्यूज़ समाप्त हुए, कहानी कंक्लूड हुई और पहली बार इंग्लिश में लिखे गए ओरिजिनल सारे के सारे इशू एक बुक में कंबाइन होकर रावणायन डीलक्स एडिशन के रूप में आपके सामने हैं। और ये आप ख़रीद सकते हैं holycow.in की वेबसाइट पर और अमेज़ॉन पर, दोनों ही लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगा। और दूसरी खबर ये है कि मेरी कुछ किताबें, मैं पहले मुंबई में रहा करता था और जब मैं मुंबई से निकल रहा था तो मैंने अपनी कुछ किताबें अपने दोस्त प्रदीप के पास छोड़ी थी। प्रदीप ने रिसेंटली वो सारी किताबें एक पेटी में भरकर वापस मेरे पास भेजी हैं और वो पेटी यहाँ है, ये रही। और इस पेटी में प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो किताबें तो हैं ही जो मैंने प्रदीप के पास छोड़ी थी, पर साथ ही साथ कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनको मैंने कभी ज़िंदगी में कभी छुआ नहीं है। तो मुझे लगता है प्रदीप अपना घर साफ़ कर रहा था, उसको जो कुछ भी मिला वो सब उसने इस पेटी में डाल के मेरे पास भेज दिया है। सो इस पेटी को भी खोल कर देखना है, तो कल जब शेल्फ वगैरह पर काम होगा तो देखेंगे इस पेटी में मेरी किताबों के अलावा और क्या क्या है। गुड मॉर्निंग। सफाई वाला दिन आ चुका है, किताबों को निकाल के झाड़ने झूड़ने का काम शुरू हो चुका है। कुछ देर में डिसाइड करूँगा कि किस किताब को कहाँ डालना है। Well, I think they gave them hard fights. Like with the giant lizard, it's like, okay, sure, Superman can deal with the giant lizard, but it was, they put it, he's in like a city search square, and it's like, well, look, you can't find him too hard to fall. यहाँ पे मोस्टली वो किताबें हैं जिनको मैं रेगुलरली रेफ़र नहीं करता और यहाँ पे ये दो जो शेल्फ्स हैं यहाँ पे सिर्फ कॉमिक्स हैं और यहाँ पे अभी काफ़ी जगह बाकी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे। और जैसे जैसे नई किताबें आएंगी मैं हो सकता है कुछ किताबों को वहाँ से लाके यहाँ पे रख दूँ, बट इट हैज़ बिकम मोर मैनेजेबल। छोटा शेल्फ अभी पूरा भरा हुआ है, उसको मैं लंच के बाद क्लियर करूँगा। सो पूरे दिन के ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये शेल्फ थोड़ा सा क्लीन अप हो गया है। इसमें से कई किताबों को निकाल के मैंने दूसरे कमरे के शेल्फ में डाल दिया है। और छोटे शेल्फ के बारे में मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इसको मैं इस समय शायद पूरी तरह से क्लियर ना कर पाऊँ, क्योंकि इसमें जो किताबें हैं वो मैं चाहता हूँ कि इस सेटअप के बैकग्राउंड में रहें और इसमें मैं आमतौर पर वो किताबें रखूँगा जो कि मैं इस समय जिनके साथ डील कर रहा हूँ, आइदर उनको पढ़ रहा हूँ या उनका इस्तेमाल करके कुछ लिख रहा हूँ या ऐसा ही कुछ। सो छोटा शेल्फ जैसा है उसको अभी वैसा ही छोड़ रहा हूँ। सॉरी नारुतो, तो जो वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। और अब बारी है उस पेटी की जो प्रदीप ने भेजी थी, उसको खोल कर देखते हैं।
ये है पेटी जिसको अभी खोलेंगे। इससे पहले ये बता दूँ, इस पेटी के साथ एक और छोटा डब्बा आया था जिसके अंदर सिर्फ 2 किताबें थी। एक थी टेरी प्रैचेट की स्ट्राटा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने पढ़ी है। मुझे लगता है ये एक अर्ली डिस्कवर्ल्ड नॉवल है जिसको मैंने ख़रीदा पर कभी ट्राई नहीं किया, तो इसको पढ़ूंगा ऑब्वियसली। दूसरी है रमेश मेनन की महाभारत ट्रांसलेटेड वर्जन का वॉल्यूम नंबर 2। इसका दूसरा वॉल्यूम कहाँ है मुझे नहीं पता, पर ये 2 है 1 है। हाँ, ये 1 है, ये 1 है, ये वॉल्यूम 1 है। और मुझे नहीं पता इसका दूसरा वॉल्यूम कहाँ है, या तो यहाँ कहीं है या तो खो गया है। आइदर वे ग्रेट बुक्स, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। अगर आपको महाभारत पढ़नी है इंग्लिश में तो रमेश मेनन की ट्रांसलेट की हुई वर्जन्स को पढ़ें, ऐसी 2 किताबों में आती है। और अब खोलते हैं पेटी को। पेटी में सबसे ऊपर है जेम्स पैटरसन की एलेक्स क्रॉस मिस्ट्रीज़ में से एक। इसका नाम है क्रॉस द लाइन। हालत थोड़ी ख़राब हो गई है पर किताब अभी मोर और लेस अच्छी कंडीशन में है। इसको मैंने नहीं पढ़ा है। और इसके साथ है ट्विंकल खन्ना की द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि आई एम प्रिटी श्योर मेरी किताब नहीं है, पर नाउ दैट आई हैव इट मे बी आई ट्राई इट, आई डोंट नो। फिर है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब बुद्धा, जो कि आई थिंक मेरी है पर इसको मैंने पढ़ा नहीं है। मुंबई में ऐसा होता था कि मैं कई बार बुक स्टोर जाता था, किताबें ख़रीदता था, पर मेरे पास पढ़ने को उतना समय होता नहीं था क्योंकि मैं नौकरी पेशा था। अब चूंकि मैं पढ़ सकता हूँ तो आई ट्राई टू गो थ्रू ऑल दीज बुक्स एंड इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट आई हैड दिस मेनी गुड बुक्स विथ मी एंड आई नेवर गॉट अराउंड टू रीडिंग दैम। फिर यहाँ पे है आर के नारायण की द स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड। इसको मुझे लगता है मैंने पढ़ा है, बट आर के नारायण इज़ ऑलवेज रीडेबल, सो आई थिंक आई माइट गो बैक टू इट अगेन। फिर है आइन रैंड की किताब द आर्ट ऑफ फिक्शन। मुझे आइन रैंड बिल्कुल पसंद नहीं है, मोस्टली बिकॉज शी वॉज अ कैपिटलिस्ट, रेसिस्ट, अ होल लॉट ऑफ टेरेबल ईस्ट स्टफ, बट शी वॉज अ राइटर एंड शी रोट अ बुक अबाउट राइटिंग। So if you want to, you can try this. I don't think I'm going to go through this, but I might, who knows. कुछ किताबों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब मैं एथीस्ट नहीं था और मेरी पॉलिटिक्स भी काफ़ी अलग थी, और उन किताबों को मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, सो आई वोंट मेंशन देम। इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर किताब है जो आई डोंट थिंक ये मेरी है, बट आई एम ग्लैड दैट प्रदीप सेंट इट टू मी। इट्स फूल्ड बाय रैंडमनेस। मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं, पर 2010-2011 के आसपास, 2010 के आसपास ये किताबें सुपर पॉपुलर थी, लाइक देयर रॉक स्टार बुक्स। फिर है AC ग्रेलिंग की एक फ़िलॉसफी की किताब। इसका नाम है व्हाट इज़ गुड, और ये मैंने डेफिनेटली ख़रीदी थी। ये मेरी किताब है, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये मैं छोड़ के आया था उसके पास। फिर है द आर्ट ऑफ वैदिक स्पीड कैलकुलेशन। यहाँ कोई वैदिक मैथमेटिक्स पे बुक है बाय गौरव टेकरीवाल, मैथ्स सूत्र। मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों ख़रीदी थी, पर आई डू रिमेंबर, आई थिंक आई बॉट इट। सच ये है कि मेरा मैथमेटिक्स स्कूल में कभी अच्छा होता नहीं था और मैं हमेशा वंडर करता रहा कि ये क्या, ये इसलिए था क्योंकि मैं सच में मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ या इसलिए क्योंकि मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं गया। सो जब मेरे पास एबिलिटी आई तो मैंने एक बार फिर अपने आप को मैथ्स में बेटर करने की कोशिश की और मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मेरे एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ही गधा हूँ, मेरे से मैथ्स होता नहीं है। सो उस समय मैंने मैथ्स के ऊपर काफ़ी किताबें ख़रीदी थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बट इट डिड नॉट डू मी एनी गुड। सो आई डू हैव अ बंच ऑफ बुक्स ऑन मैथ, but I didn't benefit from them. Not because the books are bad, I'm sure the books are good, but because I don't have what it takes. I don't have a mathematical mind. फिर है ब्रेकिंग द बाउ, स्पेकुलेटिव फिक्शन इंस्पायर्ड बाय द रामायण। ये था एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जहाँ पे लोग साइंस फिक्शन या फैंटेसी कहानियाँ लिख रहे थे, पर वो सारी की सारी कहानियाँ रामायण से इंस्पायर्ड थी। मुझे ब्रेकिंग द बाउ याद है क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे। इसके एडिटर्स हैं अनिल मेनन और वंदना सिंह।
आई वंडर इफ इट इज़ द सेम वंदना सिंह हु रोट एम्बिग्विटी मशीन्स। आप लोग को अगर याद हो तो मैंने एम्बिग्विटी मशीन्स नाम की किताब के बारे में पहले बात की है। उसके बारे में एक अलग सा वीडियो नहीं बनाया, पर जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था तब मैंने इस किताब के बारे में काफ़ी बातचीत की थी। फिर एक किताब है जो कि एक ऐसे ऑथर द्वारा है जिसको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ये ऑथर काफ़ी पसंद थे एक ज़माने में, पर आई डोंट लाइक देम एनी मोर, नॉट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिक्स बट बिकॉज ऑफ द क्राइम्स दैट दे हैव कमिटेड। यहाँ पे एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जिसको स्टीफन हॉकिंग ने लूसी के साथ लिखा है। आई थिंक लूसी, एक सेकंड, लूसी कौन थी? ओके, आई थिंक लूसी उनकी ज़िंदगी में उनकी परिवार की कोई व्यक्ति थी शायद। उनके साथ मिलकर स्टीफन हॉकिंग ने एक बच्चों के लिए साइंस फिक्शन कहानी लिखी है और इसका नाम है जॉर्ज एंड द अनब्रेकेबल कोड। आई डू थिंक आई बॉट इट बट आई डोंट थिंक आई एवर रेड इट। नाउ दैट आई हैव इट, स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई साइंस फिक्शन किताब के बारे में मैं क्या कहूँ पता नहीं, पर स्टीफन हॉकिंग इज़ अनदर पर्सन अबाउट whom I think anyone these days will have mixed feelings. You cannot deny their contribution to modern science, but you also cannot deny that other stuff happened. और यहाँ पे एक कॉपी है रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन की। मेरे पास इस किताब की कितनी कॉपियाँ मुझे नहीं पता। मेरे पास एक है सफ़ेद वाली और ये है काली वाली। शायद ये एक लेटर एडिशन है जिसमें कुछ एडिटिंग थी या कुछ सेगमेंट्स ऐड किए गए थे, बट या गॉड डिल्यूजन का एक और कॉपी। और यहाँ पे है द मार्शन की एक कॉपी जो कि थोड़ी फट गई है, बट आई थिंक आई बॉट इट। और इसके ऊपर पानी के साथ साथ 50 तरह के अलग केमिकल्स का भी प्रभाव दिख रहा है मुझे। इसको देख के लग रहा है ये शायद किताब मार्स गई थी और वहाँ से लौट के आई थी मार्क वॉटनी के साथ। मैंने मार्शन पढ़ी नहीं है, मैंने मार्शन फिल्म देखी है। आई थिंक उस समय मार्शन पर फिल्म आने वाली थी और इसीलिए मैंने किताब को ख़रीदा था, पर इससे पहले कि मैं किताब को पढ़ पाता मैं मुंबई से निकल गया। सो दैट इज़ अनदर वन। फिर यहाँ पे है यहाँ ये कोई लव स्टोरी है और ये मेरी नहीं है। ये आई डोंट नो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं इनको कुछ जानता नहीं हूँ और मुझे ये कोई सेल्फ पब्लिश्ड किताब है। आई डोंट नो। फिर है द ब्लाइंड वॉचमेकर बाय रिचर्ड डॉकिंस, और इसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कई लोगों को पता है इसके बारे में। ये एक लेजेंडरी किताब है। रिचर्ड डॉकिंस एक और ऑथर है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि यू कैन नॉट डिनाई देयर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न साइंस, बट दीज डेज ही इज़ अ टॉक्सिक ओल्ड मैन। द न्यू एथिज्म मूवमेंट हैज़ लार्जली, न्यू एथिज्म मूवमेंट के जो सबसे बड़े हीरो थे उनमें से एक रिचर्ड डॉकिंस थे, और वो भी अब एक टॉक्सिक पॉलिटिक्स की तरफ जा चुके व्यक्ति हैं। सो अगेन मिक्स्ड फीलिंग्स। 2010 में कितना कुछ अलग था यार। यहाँ पे एक नारुतो की कहानी है। इट्स नॉट अ कॉमिक, इट्स नॉट अ ग्राफिक नॉवल, इट्स एन एक्चुअल बुक, इट्स अ बुक ऑफ स्टोरीज, नॉवेल्स हैं इसमें, एंड इट्स कॉल्ड शिकामारू स्टोरी। ये शिकामारू का एक नॉवल है, इसको तो डेफिनेटली पढ़ूंगा। आई थिंक आई गॉट इट, आई थिंक आई गॉट इट। फिर यहाँ पे रविंदर सिंह की एक लव स्टोरी है, विल यू स्टिल लव मी, विच आई डोंट थिंक आई बॉट। सो प्रदीप, थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई हॉराइजन्स। और ये आई थिंक मेरे स्कूल का एक टेक्स्ट बुक है, मनमथ नाथ दास की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये स्कूल का नहीं, कॉलेज का टेक्स्ट बुक था मुझे लगता है। ये मुंबई में मेरे साथ क्या कर रहा था, क्या मैंने ये अलग से मंगवाया था अपने लिए? फिर यहाँ पे एक और छोटी सी किताब है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बारे में इस किताब की एक और कॉपी मेरे पास है और वो एक रेफरेंस बुक है। और एनीवे या फिर यहाँ एक डॉक्टर हु का नॉवल है, डॉक्टर हु एंड दी साइबरमैन। ये कौन से वाले डॉक्टर की है? ही वॉज दी, I think he was the second doctor, Doctor Who and the Cyberman. Then there is Christopher Hitchens की किताब God is Not Great, by all accounts a good book. It was न्यू एथिज्म मूवमेंट के समय पे जो भी किताबें लिखी जा रही थी उनमें से मुझे ये सबसे अच्छी तो नहीं लगी थी, सबसे अच्छी सैम हैरिस की किताब लगी थी, लेटर्स टू अ क्रिश्चियन नेशन।
पर वो अच्छी लगने के पीछे कारण ये था कि मैं खुद उस किताब को पढ़ रहा था क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रही थी। और न्यू एथिस्ट मूवमेंट के जो हीरोज़ थे, क्रिस्टोफर हिचेंस, सैम हैरिस, रिचर्ड डॉकिंस, डैनियल डेनेट, उनमें से मुझे क्रिस्टोफर हिचेंस काफ़ी अच्छे लगते थे until he did the irresponsible thing of supporting the war on Iraq despite the fact कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन को इराक में weapons of mass destruction नहीं मिले थे. That's when my views about him also started to change. ये है रिचर्ड डॉकिंस की किताब द मैजिक ऑफ रियलिटी. ये भी एक अच्छी किताब है, इसको रेकमेंड करता हूँ. रिचर्ड डॉकिंस इज़ अ गुड राइटर as long as you read them when he's writing, as long as you read him writing about science. For everything else just skip him. ओह वाह, यहाँ दीपक चोपड़ा की किताब है बुद्धा, और ये भी मेरी है मुझे लगता है. और इसके अलावा यहाँ पे एक लीगल थ्रिलर है जॉन ग्रिशम का, द अक्यूज्ड. ये आई एम ग्लैड आई हैव इट, थैंक यू प्रदीप, बट दिस इज़ नॉट माइन, बट या आई सपोज आई रीड इट. फिर है यहाँ कोई बुक है अपर्णा सिंह की अश्वमेध द गेम ऑफ पावर. ये मेरी नहीं है, बट अगेन थैंक यू फॉर एक्सपैंडिंग माई होराइजन्स. देन देर इज़ ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस, ऑनलाइन कल्चर के बारे में, या बेसिकली इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में है. द लॉन्ग टेल बाय क्रिस एंडरसन. क्रिस एंडरसन की एक और किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए, अब तो खैर थोड़ी पुरानी हो गई है, उसका नाम है फ्री. और ये उसी समय की है, उसी समय में रिलीज़ हुई थी, इसको मैंने पढ़ा है एंड आई वुड रिकमेंड इट. ऑल्दो ऑनलाइन इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो आजकल इतना बदल गया है कि इस प्रकार की किताबों को पढ़ने का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, एक्सेप्ट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्कड इन द 2010s, हाउ द ऑनलाइन इकोनॉमी वर्कड इन द 2010s. फिर यहाँ पे है ये किताब है जो इररेलेवेंट बिल्कुल नहीं है, ये है मेघनाथ देसाई की किताब हु रोट द भगवद गीता. ये इस टॉपिक के अंदर जाती है कि महाभारत को कितने पड़ावों में लिखा गया था और किस पड़ाव के दौरान भगवद गीता को इंटरपोलेट किया गया था महाभारत के अंदर, क्योंकि वो एक इंटरपोलेशन है. ओरिजिनल जो महाभारत की कहानी थी वो एक छोटी कहानी थी, उसका नाम जय था. ओवर अ पीरियड ऑफ 500 साल इट बिकेम अ ह्यूज एपिक, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया, बहुत सारे ऑथर्स ने कंट्रीब्यूशन किए, और उनमें से एक कंट्रीब्यूशन था भगवद गीता का. सो ये उस बारे में है, हु रोट द भगवद गीता, कि वो कहाँ से आई, किसकी फ़िलासफ़ी थी, अचानक उसको युद्ध के सीन के बीच में कैसे डाल दिया गया, उस बारे में है ये. एक और रोमांस है यहाँ पे बाय दुर्जय दत्ता, व्हेन ओनली लव रिमेन्स. ये भी मेरी नहीं है, मैं आई एम नॉट अ ह्यूज रोमांस रीडर, but I suspect Pradeep is, or someone Pradeep knows is, and they have decided to gift me these books. फिर यहाँ पे है Profiles of the Future by Arthur C. Clarke. Definitely an amazing thing. I think I have read it, but I will love to read it again. ये एक फ्यूचरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई किताब है, जहाँ पे आर्थर सी क्लार्क, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर हैं, जो फ्रीक्वेंटली भविष्य के बारे में बात करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में बात करते समय क्या क्या होता है, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह. और ऑब्वियसली आई थिंक ये थोड़ी डेटेड भी होगी, क्योंकि आर्थर सी क्लार्क ने जिस समय पर इस किताब को लिखा था, उस समय उनका फ्यूचर को लेके जो होराइज़न था वो उस समय का होराइज़न था, और फ्यूचर को लेके जो होराइज़न आज है वो काफ़ी अलग है. आजकल का होराइज़न काफ़ी डिस्टोपियन है एक्चुअली. और यहाँ पे है व्हाट, आई हैव अ ब्रैंडन सैंडरसन बुक. आई डोंट थिंक दिस इज माइन, बट वाओ. यहाँ पे है लीजन स्किन डीप बाय ब्रैंडन सैंडरसन. मुझे इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट आई डू रिकग्नाइज द ऑथर. डिड आई बाय दिस? आई मे हैव. आई मीन ये डेफिनेटली ऐसी किताब तो लग नहीं रही जिसको प्रदीप खरीदेगा, सो मे बी. यहाँ एक और मैथ की किताब है, मैथ्स मेड इजी. इस बारे में बात कर चुका हूँ, फिर से नहीं करूँगा. और यहाँ है आर्शिया सत्तार की किताब लॉस्ट लाइव्स, जो इन्होंने लिखी थी इंडियन मिथोलॉजी में जो वेरियस लव स्टोरीज़ हैं
नल दमयंती, राम सीता वगैरह वगैरह, उन सब का एक एंथोलॉजी था, सिर्फ लव स्टोरीज़ का एंथोलॉजी है। एंड आई थिंक दिस इज़ माइन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स अ लव स्टोरी, आई थिंक इट इज़ माइन। और फिर यहाँ पे है ओलाफ स्टेपल्टन की लास्ट एंड फर्स्ट मैन। ये डेफिनेटली मेरी किताब है, और ओलाफ स्टेपल्टन की जो दूसरी किताब है स्टार मेकर, ये उसके साथ मैंने ख़रीदा था, और आई एम ग्लैड दैट इट हैज़ कम बैक टू मी। और फिर है यहाँ पे एक बेसिक सी यहाँ पे एक बाइबल की कॉपी है, होली बाइबल, और ये मेरी नहीं है। आई डोंट नो ये कहाँ से आई। आई थिंक इट मे हैव बीन इन द हाउस दैट आई वाज ऑलरेडी लिविंग इन, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड क्रिश्चियन थे। ये है क्रिस्टोफर हिचन्स की किताब मोर्टालिटी। ये उन्होंने, ये बड़ी किताब नहीं है, इसके बारे में मैंने पहले बात किया है। ये किताब उन्होंने तब लिखी थी जब वो उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। तो वो इस बारे में लिख रहे थे कि जीना कैसा होता है जब मौत आपके ठीक सामने खड़ी होती है। और इस किताब का रेफरेंस मैंने दिया था अपने वीडियो में, जिसमें मैंने बात की थी मृत्यु के बारे में। एक वीडियो बनाया था जिसमें एथीस्ट मौत के डर के साथ कैसे डील करें, उसमें इसका रिकमेंडेशन ये रहा है। फिर यहाँ पे है द टैलेंट कोड, डैनियल कॉयल। ये सब जब आप 20s में होते हैं और अपनी अपनी पहली जॉब में होते हैं, तो आप इस प्रकार की किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं प्रोफेशनल स्फीयर में। I don't think I benefited from any of these books, but it was fun reading them. So there you go. फिर यहाँ पे है एस राधाकृष्णन की द हिंदू वे ऑफ लाइफ। काफ़ी पुरानी किताब है, और ये किताब आमतौर पे मुझे याद है जब मैं स्कूल में था ये काफ़ी रेकमेंड की जाती थी। तो जब मैंने इसको ख़रीदा, जब मैंने इसको देखा एक बार एक बुक शॉप में, तो मैंने इसको ख़रीदा। काफ़ी कुछ डेटेड है, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत सुप्रीमेसिस्ट है, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे है जॉन ब्रॉकमन की किताब कल्चर, जिसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, बट आई एम ग्लैड दैट दिस बुक हैज़ कम बैक टू मी, क्योंकि ये मेरी है। और ये एकमात्र शायद किताब है जो मुझे याद थी कि उस बंडल में है, जो मैंने प्रदीप के पास छोड़ी थी। और फिर यहाँ पे है वेणु जी जोशी की किताब द फॉरबिडन गॉड, जो मेरी नहीं है, बट अगेन आई गॉट अ फ्री बुक। फिर यहाँ पे है सैम हैरिस की किताब फ्री विल, विच आई रेड, विच आई लाइक्ड, बट एज यू ऑल नो, और ये मैं कहता रहता हूँ कि फ्री विल के बारे में आई स्टिल हैवंट मेड अप माई माइंड। और यहाँ पे है ये क्या है, ये कोई मांगा है, इसका नाम है जिंग। इसके मांगा का हैं यूइची कुमाकुरा। आई डोंट थिंक दिस इज़ माइन, बट है फ्री कॉमिक्स, कौन ना बोलेगा। और लास्टली ये एक और किताब है जो मुझे याद थी कि मैंने उस बंडल में छोड़ी थी। इसका नाम है लाइफ। आई थिंक ये नेचुरल हिस्ट्री के बारे में है। किताब में लिखा है द लीडिंग एज ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, एडिटेड बाय जॉन ब्रॉकमन। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों और साइंटिफिक थॉट लीडर्स के एसेज हैं। सो ये है, एंड दैट इज़ इट। इस पेटी में इतनी ही किताबें थीं। आपको दिखा दूँ कितनी किताबें थीं। ये जो पहाड़ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर से भी दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको इस पेटी में इतनी किताबें थी। और अब मुझे इन किताबों के लिए जगह ढूंढनी है। मोस्ट प्रॉबली ये अगले कमरे के शेल्फ में जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बुक्स जो मैं इस शेल्फ पर रखना चाहूँगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।